लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव को हमने पढ़ा था, यही ना? ठीक। लेकिन वो ऐसा था कि अगर बिंदु जो है सो कि अक्षीय रेखा पर हो या निरक्षीय रेखा पर हो तो उस कंडीशन में था। अभी अगर कोई जनरल पॉइंट है, वो एक्सियल पे हो, इक्वेटोरियल पे हो, या किसी अन्य किसी जनरल पॉइंट पे हो, किसी भी बिंदु पर हो, इस केस में कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना है। तो ये पॉइंट चार्ज है Q और ये हमारा प्लस है, और इधर ये रहा -Q। इसके ठीक बीच में ये पॉइंट रहा हमारा। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस L होता है, ये L पूरा कितना मानते हैं हम? 12 मानते हैं। अब इधर कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। अब इस पॉइंट को कैसे पहचानेंगे कि कहाँ है? तो हम लोग डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है हम लोग यहाँ से लेंगे, ऐसे। ये डाइपोल में जो ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से ये जो पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है हम लोग बोलने वाले हैं कि ये डिस्टेंस कितना है? R। और ये जो एंगल है, ये वाला जो कोण है, ये हो गया थीटा। इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट का एज ए जैसे कोऑर्डिनेट आप समझते हो, उस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं R, थीटा। मतलब अक्षीय रेखा से, एक्सियल लाइन से थीटा एंगल पे अगर डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे जाओ तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्लियर? जैसे कोऑर्डिनेट में होता है ना, निर्देशांक ज्यामिति में, कि 4 3 5, तो x की तरफ 4 जाते हो, y की तरफ 3, z की तरफ 5, तो आप उस लोकेशन पे चले जाते हो। वैसे ही इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप का हो गया ये R, थीटा, जो इसके लोकेशन को बता देगा कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे, किस एंगल पे है और किस डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे करना क्या है, इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है? यानी हम लोग ये करने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, कोई भी पॉइंट हो, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, क्या स्केलर है? बताइए, वेक्टर है ना? ठीक, देखना जरा। यहाँ पे ये जो +Q है और -Q है, इनका अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा, और वो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हम लोगों का P होगा। द्विध्रुव द्विध्रुव का आघूर्ण जो होगा, जो मोमेंट होगा, जिसको हम किससे दिखाते हैं? P से, वो कितना होगा बताओगे? 12 इंटू Q। इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो 12 इंटू Q होगा। डायरेक्शन किधर होगा? माइनस से प्लस। तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, ऐसे एक वेक्टर दिखा देता हूँ माइनस से प्लस की तरफ। ये तीर छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, पिछले क्लास में मैंने आपको ये बात बताई हुई थी, याद है? चलो, ये मैं बना देता हूँ ऐसे। या आपको अगर प्रॉब्लम हो तो मैं जो है सो कि यहाँ पे इसको साइड में भी कर देता हूँ। चलो यहाँ कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इधर समझाता हूँ। ठीक है? ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, एक ऐसा लाइन खींचना है जो इससे परपेंडिकुलर हो, इससे 90 डिग्री पे हो।
और ये बीच वाले पॉइंट से होकर के जाए। ये जो एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर है आपको? ठीक है, थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूँ फिर। आप मुझे एक चीज़ बताओगे, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रीट करते हैं ऐसे, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा देता हूँ डॉटेड करके ऐसे। अब यहाँ पर ये जो येलो वाला वेक्टर है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बेसिकली क्या कर रखा है, ये जो येलो वाला वेक्टर है ये P को इंडिकेट कर रहा है, और ये कुछ ऐसे है, यही कुछ ऐसे है। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P जो होगा वो 12 इंटू क्यू होगा, और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होगा, तो ये एक वेक्टर है तो मैंने इसको तीर से दिखा दिया। अब इसका मैं दो घटक तोड़ना चाहता हूँ, तो एक रिजोल्यूशन ऐसे चला जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा। तो अगर ये वाला वेक्टर P है तो इधर कितना आएगा, P cos थीटा। क्लियर? और इस P का कितना हिस्सा इधर जाएगा, तो इधर आ जाएगा P sin थीटा। ठीक है, अब ये P cos थीटा और P sin थीटा को आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे मैं समझाता हूं कि थोड़ा सा चार्ज आप करो क्या, यहाँ पे रख दो। ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये प्लस क्यू माइनस क्यू को थोड़ा सा आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आप क्या करो, कुछ चार्ज रख दो, कुछ भी ऐसा इस पॉइंट पे चार्ज रख दो जो पॉजिटिव में होना चाहिए। फिर यहाँ पे इधर एक चार्ज रख दो जो निगेटिव में होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, नेचर में ऑपोजिट प्लस माइनस। तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सोच के देखो अगर मैं इस लाइन पे अगर थोड़ा सा माइनस उतना ही यहाँ प्लस चार्ज अगर रखूँ तो यहाँ भी एक डाइपोल बनेगा क्या, और माइनस से प्लस की तरफ एक वेक्टर बनेगा क्या, रेहाना बोलो। फिर वैसे ही आप सोचो कि यहाँ पे इस लाइन पे ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, इस पे मैं एक इमेजिन करता हूँ कि इधर कहीं माइनस कुछ चार्ज है और उतना ही इस लाइन पे इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, इधर इधर इसी लाइन पे आगे बढ़ा दोगे तो इधर कहीं प्लस में चार्ज है, इधर इधर। तो यहाँ भी एक डाइपोल दिख रहा है क्या, माइनस से प्लस की तरफ ऐसे। तो आपको एक डाइपोल ऐसे देखो, जरा इमेजिन करो, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो एक वेक्टर ऐसे आएगा, मैं वहां से दिखा सकता हूँ, इधर से भी दिखा सकता हूँ। एक वेक्टर यहाँ आ जाएगा, एक वेक्टर माइनस से प्लस के लिए इधर आ जाएगा, और देखो तो दोनों को ठीक से ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा क्या, ऐसे आएगा। कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ, देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको इमेजिन क्या करना है, मैं सब मिटाता हूँ, रुक जाओ पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ना, वो प्लस क्यू यहाँ है माइनस क्यू यहाँ है, ये डाइपोल है आपका। आप ऐसे इमेजिन करो कि इस लाइन पर भी एक डाइपोल है और इस लाइन पे भी एक डाइपोल है, इधर माइनस है कुछ प्लस है, इधर माइनस है कुछ प्लस है, तो एक डाइपोल मोमेंट ऐसा दिखेगा, एक डाइपोल मोमेंट ऐसा दिखेगा, और दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का वेक्टर एडिशन ये दिखेगा। आई बात समझ में? इसी का उल्टा आप काम कर रहे हो, अगर वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो उल्टा हम कर क्या रहे हैं कि पहले ये डाइपोल मोमेंट P है, इसी का घटक मैं ऐसे तोड़ रहा हूं, तो इधर गया P sin थीटा, इधर P cos थीटा, ऐसे आ गया। तो P cos थीटा, भाई आप अगर द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है उसका घटक तोड़ रहे हो तो ये भी डाइपोल मोमेंट ही है, और डाइपोल मोमेंट एक डाइपोल का ही होता है। इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि इधर कुछ निगेटिव चार्ज है, इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा। इधर कुछ निगेटिव चार्ज है इस लाइन पे, इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और उसका डाइपोल का मोमेंट कितना है, P sin थीटा। ये बात आपको समझ आती है? क्लियर है? अब जो है सो कि इसमें बस आपको दो अगर डाइपोल इमेजिन हो रहे हैं और आप सोच पा रहे हो, तो डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों समझ में आता है। अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में दोनों हमने पढ़े हैं। तो आपको बारी बारी से क्या करना है कि एक बार
जो इस लाइन पे आप डाइपोल इमेजिन कर रहे हो, जो सोच रहे हो कि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, उसका डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा था। तो इस पी साइन थीटा के कारण इस पॉइंट पे अगर आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ध्यान से देखो, इसके कारण ये वाला जो लाइन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, यहाँ जो डाइपोल इस लाइन पे इमेजिन करोगे माइनस क्यू प्लस क्यू, ये जो पी साइन थीटा उसका डाइपोल मोमेंट है, इसके कारण ये पॉइंट कैसा दिख रहा है, निरक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, हाँ या ना। तो अगर ये पॉइंट, थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये पॉइंट हम लोगों का ए है, तो बिंदु ए पर, ध्यान सुनिएगा, मैं एकदम स्पष्ट भाषा में लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी। बिंदु ए पर पी साइन थीटा के कारण, पी साइन थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। तो निरक्षीय रेखा की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला याद है, क्या पढ़ा था हमने, पी के बटा आर क्यू, ठीक है। तो पी के बटा आर क्यू, तो आप मुझे बताओ पी क्या होता था, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। तो यहां जो हम डाइपोल इमेजिन कर रहे हैं उसका डाइपोल मोमेंट तो पी साइन थीटा है, तो मैं पी की जगह सिर्फ पी लिखूं या पी साइन थीटा लिखूं, पी साइन थीटा लिखूंगा। क्लियर है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है मेरे को, आप लोग सही से आंसर कर रहे हो। तो पी साइन थीटा, उसके बाद आपने क्या बोला, के, ठीक है, तो के तो है तो रहेगा वो, बटा बोलो आर स्क्वायर या आर का क्यूब, आर का क्यूब, ठीक है। तो आर क्या होता था याद है आपको, डाइपोल के बीच वाले पॉइंट से वो डिस्टेंस हुआ करता था, तो ये डिस्टेंस तो आर है, यहां से यहां तक पहले ही बता चुके हैं हम, तो आप क्या रख दो, आर ही लिख दो और उसका पावर क्या कर दो 3। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को जब जोड़ते हैं तो उसका डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्शन से ही हमको पता चलता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। तो सवाल अब ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया, इसका डायरेक्शन किधर है। तो देखो बड़ा हेल्प करेगा, मैं आपको याद दिलाता हूं, हम लोग जब निरक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे तो उसका डायरेक्शन इस लाइन से परपेंडिकुलर आया करता था, लंबवत आया करता था। जिस दिन लाइन ऐसा सीधा था, आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे था, प्लस से माइनस की तरह। तो आप मुझे बताओ, ये प्लस है तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ इमेजिन कर रहे हो, ये माइनस है कुछ हिस्सा इमेजिन कर रहे हो, तो प्लस इधर हुआ माइनस इधर हुआ, ये लाइन ऐसा दिख रहा है। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये मैग्नीट्यूड होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा। बोलो हाँ या ना, डायरेक्शन ऐसा होगा या नहीं होगा। इस पॉइंट पे पी साइन थीटा, ये जो आ रहा है, ये जो डाइपोल मोमेंट है, पी साइन थीटा के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा और डायरेक्शन इधर होगा। क्लियर, एक कहानी हो गई खत्म। दूसरा, अब आते हैं ये जो पी कॉस थीटा है ये वाला, जिसके लिए आप थोड़ा सा इस लाइन पे माइनस इमेजिन कर रहे हो, इधर आप इस लाइन पे माइनस और इधर आप प्लस इमेजिन कर रहे हो, यहाँ पे एक डाइपोल इमेजिन कर रहे हो, और इसका डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा आप बोल रहे हो। तो इसके कारण, इस पी कॉस थीटा के कारण इसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये जो पी कॉस थीटा है वो ऐसे ऐसे है, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन में ही है, तो ये एक्सियल वाले कंडीशन में चला जाएगा, अक्षीय रेखा की स्थिति में आ जाएगा, हाँ या ना। तो मैं क्या लिखूंगा कि बिंदु ए पर ही उसी पॉइंट पे निकालना है ना, तो बिंदु ए पर ही पी कॉस थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू पी कॉस थीटा इज इक्वल, क्या होना चाहिए। अब बताओगे मेरे को, फॉर्मूला बताओ एक्सियल वाला, 2p के बटा आर क्यू, वेरी गुड, तो अच्छी बात है फिर। तो 2 के जगह 2, p के जगह पर क्या लिखे, वेरी गुड, p cos थीटा, क्योंकि इस बार डाइपोल का डाइपोल मोमेंट तो p cos थीटा है, तो 2p हो गया और फिर k, तो इसको चलो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, और यहाँ पे k बटा में आर क्यूब। तो डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, देख लो इधर जो डाइपोल इमेजिन करोगे उसका सेंटर से ये वाला डिस्टेंस वो तो आ रही है ना,
तो वो तो आर ही रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब। इसका डायरेक्शन जरा सोचो, वापस आइए, इसका डायरेक्शन सोचिए, तो याद करिए सही से। अगर एक्सियल केस में, याद करो, एक्सियल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो इसके इधर होगा, नहीं तो इधर होगा। अरे बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में। तो हम लोग जो है सो कि फिलहाल इधर ऐसे मान लेते हैं, इधर इधर। क्लियर? अरे बोलो, नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब जो है सो कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, अच्छा हम लोग इमेजिन क्या कर रहे हैं जरा सोच के देखो, इधर हम लोग माइनस है तो यहाँ माइनस होगा ना, अरे बोलिए हाँ या ना, और यहाँ क्या होगा, प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस की तरफ और प्लस से दूर। अरे बोलो हाँ या ना। जैसे इस माइनस का कुछ हिस्सा अगर इमेजिन यहाँ करोगे आप, इस प्लस का कुछ हिस्सा इधर इमेजिन करोगे, तो आप सोचो इनके परिमाण तो बराबर ही होंगे ना। तो इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का ऐड करेंगे तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है और माइनस के कारण चार्ज की तरफ होता है, तो माइनस वाला करीब है ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और इसी पॉइंट पे इसके कारण क्या होगा, कम। तो नेट रिजल्ट किसका होगा, माइनस वाले का कि प्लस वाले का, माइनस वाले का होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो ये जो वेक्टर हम लोग उधर ले रहे हैं ना वो इधर होना चाहिए, यहाँ पे। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंशन मत लो। डर लग रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर ही आएगा, वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर? अरे बोलिए हाँ या ना। ठीक, तो अभी जो है सो कि हम लोग उसको ठीक कर ही लेते। हम्म, तो यहाँ पे अगर मैं एक ऐसे बना लूं, इस तरह से कुछ, दोनों का परिमाण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। क्योंकि अगर ये एंगल 45 हुआ तो आप एक चीज़ जानते हो ना, क्या बोलते हैं, cos 45 sin 45 वैल्यू सेम हो जाते हैं। अच्छा वैसे भी एक जगह तो 2 है ना, एक्सियल पे तो 2 टाइम्स होता है ना, ठीक है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अब इनका मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो परिणामी सदिश कैसे निकालते हो बताओ। इसके पैरेलल इसके यहाँ खींच दो, हाँ या ना, और इसके पैरेलल यहाँ खींच दो, तो नेट रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब जो है सो कि अगर हम लोग यहाँ पे फाइनल अगर रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इसको मैं बोल देता हूँ, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं बोल देता हूँ ई, और यहाँ एक साइन लगा देता हूँ परपेंडिकुलर का, जो इस लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो डायरेक्शन था, ये जो आर के डायरेक्शन में है, इसको मैं बोल देता हूँ ई, और ये लिख देता हूँ यहाँ पे आर। क्लियर? आप E1 E2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन से परपेंडिकुलर है तो मैंने ई परपेंडिकुलर बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हिस्सा जो इसके परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? तो ये कौन सा है, ई आर है या ई परपेंडिकुलर है बताओ। ये ई परपेंडिकुलर है, ये वाला। और इसके आगे वाला ये कौन सा था, ये ई आर था। तो अगर मुझे उस पॉइंट ई पर अब बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए टोटल, मुझे टोटल कुल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे दिख जाएगा। जो ई परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड है ना उसका स्क्वायर, और प्लस जो ई आर था ना उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। टू ए बी कॉस थीटा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखेंगे, तो कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा ना एडिशन वाले रिजल्ट में। तो बस इतना से काम बन जाएगा। तो क्या आना चाहिए बताओ, ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या था, बोलो। पी के था ना, तो के ले लो, पी के साइन थीटा बटा आर का क्यूब, और इसका क्या करना था, होल स्क्वायर, प्लस आगे बोलो जरा, ई आर ये था ना, बोलो बोलो, 2 पी के कॉस थीटा बटा आर का क्यूब, और इसका क्या, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बस इसी को सही से सॉल्व कर दो, डेराइव कर दो, आंसर आ जाएगा। तो
आप इसको जो है सो कि जितना वो क्या बोलते हैं आसान या टफ करना चाहते हो आप आराम से सॉल्यूशन करना, मैं सीधे आंसर कर दूं? तो बोलो हाँ या ना। आप नहीं कर लोगे? ये देखो, स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर आएगा, मैं समझा देता हूँ। पी स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे आर का पावर 3 है तो आर का पावर 6 हो जाएगा। क्लियर? 2 का स्क्वायर 4, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, के स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर क्यूब का पावर 6 हो जाएगा, आर का पावर 6 हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखेगा। क्या क्या दिखेगा? तो पी स्क्वायर के स्क्वायर पी स्क्वायर के स्क्वायर और बटा में आर का पावर 6 आर का पावर 6 दिखेगा। दोनों में से कॉमन निकालोगे और रूट के अंदर ही, तो पी स्क्वायर के स्क्वायर बटा आर का पावर 6 कॉमन निकल जाएगा। क्लियर? तो चलो एक स्टेप कर ही देता हूँ, सब दिमाग में रखोगे ना फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कुछ ये हो जाएगा, पी स्क्वायर के स्क्वायर बटा आर का पावर 6 ये कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बताओ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीज आपको बस यहाँ दिखाई देना चाहिए। पी स्क्वायर के स्क्वायर बटा आर का पावर 6 तो मैंने निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा होगा, इधर 2 का स्क्वायर 4 बचा होगा। सर 2 क्यों नहीं निकाला? था ही नहीं इधर ना, कहाँ से निकाल लेता मैं? तो ये 4 तो रहेगा ही यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये तो देखो, तो रूट के अंदर इसको निकाला जा सकता है ना, स्क्वायर है सबका, तो इधर आप निकाल दो। तो पी स्क्वायर का क्या निकलेगा? पी के स्क्वायर का के, और आर का पावर 6 का कितना हो जाएगा? आर का पावर 3 फिर से हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, क्योंकि एक ही टर्म में रहेगा तो अच्छा लगेगा, है या ना? तो सिंपल इसी से होता है, कर लो आप। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक इसमें आएगा और 4 प्लस में, तो 3 हो जाएगा ना फिर। तो फाइनली इसको ऐसे कर दो, इनटू में क्या मिलेगा बोलो? अच्छा ये रूट से बाहर आ गया है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या होगा? 1 और प्लस ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। कैसे 3 हो गया? इसमें से एक आएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर करोगे तो माइनस वाला कॉस स्क्वायर 4 में से एक तो घटा देगा ना, कम कर देगा उसको, और 1 तो रहेगा, है ना? बोलो ठीक है। तो ये जो है सो कि आपका जो है सो कि किसी जनरल पॉइंट के लिए कहानी हो गया। तो क्या याद रखोगे? ई बराबर पी के बटा आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही जो है मैं कह रहा था पिछले क्लास में कि थीटा अगर 90 रख के सोचो, आप क्या रख के सोचो, तो थीटा अगर आप 90 रख के सोचोगे तो क्या दिखेगा? 90 होने का मतलब क्या है कि ये वाला जो लाइन है वो कैसा चला जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इधर कहीं चला जाएगा निरक्षीय रेखा पर, इसके कारण आप आया ना, तो वो निरक्षीय रेखा वाला जो आता है एग्जैक्टली रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये 90 होगा तो खत्म हो जाएगा 0, 1 ऐड करोगे तो 1 रह जाएगा, पी के बटा आर क्यू, निरक्षीय रेखा में होता है पी के बटा आर क्यू, आया ना? ठीक है। आप थीटा 0 कर दो, वो लाइन ऐसे झुक जाएगा पूरा का पूरा, तो थीटा 0 होगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 एक मिलके 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 पी के बटा आर क्यू आ गया एक्सियल वाले कंडीशन में। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? तो ये किसी भी जनरल पॉइंट के लिए हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप तभी किसी जनरल पॉइंट पे फाइंड कर सकते हो जब ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन हो, एक आर और एक थीटा। आई बात समझ में? एक आर और एक थीटा, उसके लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए कि ये वाला जो लाइन है इस एक्सियल लाइन से किस एंगल पे है। एंगल नहीं पता होगा फिर आप नहीं कर सकते हैं, फिर दिक्कत आएगी। आई बात समझ में? नहीं पॉसिबल है। तो ये एंगल हमको पता होना चाहिए, तब जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर डाइपोल के मिड पॉइंट से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पॉइंट का डिस्टेंस पता हो, और ये जो लाइन है जो मध्य बिंदु से उस बिंदु को जोड़ रहा है वो इस एक्सियल लाइन से किस एंगल पे है, ये एंगल हमको पता हो तो हम आसानी से फाइंड कर सकते। कोई दिक्कत? बोलिए हाँ या ना। अच्छा सोच के देखो, ये डायग्राम को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि हो सकता है बुक्स में इसका रिजल्ट इधर ना आकर रिजल्ट ऐसे दिया हो। तो उसकी कहानी ऐसी हो सकती है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता और निगेटिव चार्ज यहाँ होता। क्लियर? सोच लो, दिमाग लगाओ। अगली बार मान लो मैंने आपको दे दिया प्रूफ करने के लिए, तो जरूरी थोड़ी इसी का जेरॉक्स कट कॉपी पेस्ट करोगे, कुछ अपना सोचो, अपना दिमाग लगाओ। तो मान लो आपने ऐसा कर दिया, याद नहीं रहा कि शंभू सर ने दाहिने प्लस दिखाया था बाएं माइनस दिखाया था, आप अपने हिसाब से यहाँ प्लस दिखा लिए यहाँ माइनस दिखा लिए, तो आपका दिमाग खुद चलना चाहिए कि अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा
तो इसके जब घटक तोड़ेंगे तो यहाँ क्या इमेजिन करेंगे, प्लस, यहाँ क्या इमेजिन करेंगे, माइनस। तो अगर प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा, तो प्लस का इधर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, माइनस वाला का कम होगा। तो ये जो वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ। लेकिन क्या ये कैलकुलेशन बदल जाएगा, नहीं, कैलकुलेशन सारे के सारे वैसे रहेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि अभी भी तो परपेंडिकुलर ही होंगे, जो इधर आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। नहीं आई बात समझ, आया कि नहीं आया? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक चीज है, आप इसको पकड़ोगे वेक्टर की तरह सोचोगे दिखेगा। क्लियर, क्लियर हो गया तो ठीक है। इसमें एक चीज अभी और है, क्या बताओ, डायरेक्शन, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है। और जब जब आप किसी वेक्टर को सदिश को फाइंड करोगे, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड फाइंड करके फटक से निकल मत जाना, डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए पर, वो कौन से डायरेक्शन में है, तो आप ना तो बोलोगे ये वाला ना बोलोगे ये वाला, नेट रिजल्ट तो ये वाला है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। और याद करो ना सही से, क्या दिक्कत है, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, जरा लाइंस याद करो, प्लस ऐसे माइनस की तरफ घूम के आता था, तो ऐसे आएगा, तो इधर वाले पॉइंट पे आसपास रेखा टेंजेंट इमेजिन करो, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो हाँ या ना, याद आ रहा है, ऑटोमेटिकली पकड़ में आएगा कि ये जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो किधर जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास वेक्टर ही जब पढ़ाया था मैंने, उसी टाइम बोला था कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का मतलब ये होता है कि आप उसका एंगल फाइंड करो, क्योंकि एक ही पॉइंट की इनफाइनाइट डायरेक्शन होते हैं, और आप डायरेक्शन का नाम सबका नहीं रख सकते, तो एंगल फाइंड करते हैं। और एंगल कौन सा फाइंड करते हैं, तो मैंने बताया था जो पहला वाला वेक्टर होता है उससे रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग अल्फा दिखाया करते थे, याद है। तो इसमें से अगर मान लो हमारे पास कौन सा ऐसा लाइन है, कौन सा ऐसा रेखा है जो नोन है, जो हमें पता है, तो ये वाला जो लाइन है ना, जो आर वाला डिस्टेंस है, इससे ये वाला है, इससे हम लोग ये वाला एंगल अगर फाइंड करना चाहें, ये वाला, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इससे कितना एंगल पे है, यानी वो डायरेक्शन पता चल जाएगा। सोचो हाँ या ना, इसको मैं बोलता हूं क्या, अल्फा। अब अगर ये पता करना है तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप त्रिगो में सबसे अच्छा चीज क्या है, टैन पढ़े हो, साइन कॉस टैन ये सब पढ़ते हो। अब ध्यान से देखो कि इस एंगल के लिए इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, अरे है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, अरे 90 यहाँ पे है ना, देखो ना, ये हो जाएगा बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों का वैल्यू आपको पता है, कैसे पता है, ध्यान से देखो, बोलो पता है कि नहीं पता है। अरे ये वाला ई आर है, इसका मैग्नीट्यूड पता है कि नहीं पता है, पता था, अच्छा ये वाला पता है कि नहीं, अरे ई परपेंडिकुलर, दोनों का वैल्यू तो पता था, ये कौन सा है, ई परपेंडिकुलर, ई आर कौन सा था, उधर था, ये दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में tan अल्फा लूं, क्या ले लूं, tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ, ई आर बटा ई परपेंडिकुलर, या ई परपेंडिकुलर बटा ई आर, क्या लिखना चाहिए आप बताओ। पी बटा बी होता है ना, लंब बटा आधार, तो इसके सामने का ये लंब है, तो ये वाला चाहिए मेरे को, तो ये है कौन सा देखो, हाँ, तो मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ, ऐसे लिखना चाहिए, वो हिस्सा जो परपेंडिकुलर वाला है और बटा में ई आर वाला। अब ई परपेंडिकुलर था कितना बताओ, बोलो बोलो, अभी निकाला था ना हम लोगों ने, कितना था, पी के साइन थीटा बटा आर क्यू, और नीचे कितना था, 2 पी के कॉस थीटा बटा, देखो तो कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ, खाली आर क्यू से आर क्यू कटेगा, बहुत कुछ कटने वाला है। तो tan अल्फा बराबर, ऊपर साइन बचेगा नीचे कॉस, ऊपर 1 बचेगा नीचे 2, बेसिकली ये ऐसा कुछ हो जाएगा 1/2 tan थीटा। अब सोचो ये थीटा क्या है, थीटा हमको पहले से ही नोन है, जब क्वेश्चन देगा तो ये थीटा पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला यही वाला एंगल है, कि ये जो लाइन है ये इस एक्सियल लाइन से किस एंगल पे है, अगर ये थीटा आपको पता है तो आप उस थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, tan का वैल्यू आएगा, हाफ कर दो, वहीं से आपको क्या निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। या अगर इनवर्स ट्री को पढ़ चुके हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा।
क्लियर? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो ये क्या बताएगा, बताओ? हाँ फिर मत कहना ओहो सर गलती कर रहे हो, एंगल निकाल के डायरेक्शन बोल रहे हो। अरे एंगल ही डायरेक्शन बताता है भाई, कितनी बार बोलूं? क्या बताएगा ये? हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, क्या पॉइंट लिखा मैंने, ए। कौन सा पॉइंट, बताओ बताओ, अभी कौन से पॉइंट की बात चल रही थी? हाँ, पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऐसे फाइंड होगा। कोई दिक्कत? तो किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्मूले से निकालेंगे? इससे निकाल लेंगे, कहाँ गया, इससे निकाल लेंगे। और डायरेक्शन निकालना होगा उसका तो हम लोग इससे निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, दोनों ही कहानी खत्म हो गई। अरे बोलो हाँ या ना। अब मान लो सवाल आपसे पूछा जाए कि हमने एक डाइपोल दिया, उसके निरक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक प्रूफ करो, साबित करो, सिर्फ उसको बना दो। मैंने पूछा एक्सियल बना दो, सिर्फ उसको बना दो। जनरल पॉइंट पे पूछा तो सीधे ये बना दो, हाँ या ना? अरे बोलो, किसी भी कंडीशन में, मतलब किसी भी तरीके से आपको हर चीज का आंसर पता है, डाइपोल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलो नोट करना इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कहानी हो गई खत्म, हो गया ना? अब मान लो किसी जनरल पॉइंट पे, हो गया ना? हाँ कर लो कर लो, कोई, मैं डिस्टर्ब नहीं करता ना बच्चों को। हो गया? चलो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना सब प्लीज, ध्यान दो। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसके कारण अगर किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए, पोटेंशियल, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं? तो एक तो तरीका ये है कि मैं आपको यहीं पे बहुत जल्दी से समझा दूं। आप मुझे बताओगे कि इस डाइपोल का हमने दो घटक तोड़ा है, ठीक है? तो एक घटक कितना है बताओगे? पी साइन थीटा। और एक घटक कितना आया है, बोलिए जरा। चलो इसको थोड़ा गुलाबी गुलाबी कर देता हूं मैं। ये रहा पी साइन थीटा, और एक इधर गया है कौन सा, ये जो पीला वाला वेक्टर है, इसी के दो घटक में तोड़े हम लोग, है ना? बोलो। अच्छा एक चीज बताओगे कि ऐसे जो डाइपोल हम इमेजिन कर रहे हैं इस तरह से, इसके कारण इस पॉइंट पर जल्दी से बताओ पोटेंशियल कितना होगा? नहीं पकड़ में आया? सोच पा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है? भाई साहब, मैंने क्या बोला? ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये अक्षीय रेखा, ये निरक्षीय रेखा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ जल्दी से। जमाना बदल गया, पढ़ाए हुए जमाना हो गया, जीरो था ना भाई, नहीं पढ़ा था हमने कि निरक्षीय रेखा के हर पॉइंट पे डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? तो आप लोग काहे नहीं बता रहे हैं आपको? बताए थे आप, सुनवे नहीं किए, सुनते कहाँ हैं आप किसी की? आप लोग कैसे बताए थे? जीरो, जीरो, जीरो। तो इतना जोर से तो आप लोग बताए थे, यही कॉन्फिडेंस था आपका, गर्दा उड़ा दिया था आपने, है कि नहीं? बस मेरी गलती है, मैं समझ नहीं पाया, है कि नहीं? बस वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ देना चाहिए था मुझे। यस, 7 करोड़, ठीक है, वो मुझे देना चाहिए था आपको, मगर मैं वो दे नहीं पाया, है कि नहीं? ठीक है, खैर वापस आइए, ये क्या है बताइए, पी साइन थीटा। तो ये जो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, इधर इधर ये देखो, ये जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो पी है, इस पी का एक घटक गया पी साइन थीटा, और ये आया पी कॉस थीटा। तो पी साइन थीटा
यहाँ पे इस लाइन पे जो डाइपोल इमेजिन करोगे, इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। समझ गए? 7 करोड़। हाँ, अब बताओ जरा, ये जो P cos थीटा है, तो इस लाइन पे जो आप डाइपोल इमेजिन करोगे, ध्यान से देखो, ये जो P cos थीटा का डाइपोल मोमेंट ये वाला हिस्सा है, यहां जो आप डाइपोल इमेजिन करोगे इस लाइन पे, इसके कारण अगर यहां पे पोटेंशियल पूछा जाए तो ये लाइन एक्सियल पे है, और एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है? होता है। कितना होता है? पी के बटा आर स्क्वायर। वो माइनस प्लस डिसाइड होगा, कौन चार्ज करीब है कौन दूर है उससे डिसाइड होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आएगा? पी के बटा, क्लियर? तो मुझे एक चीज बताओगे कि अगर यहाँ पे मुझे इसके कारण निकालना, अरे पी साइन थीटा का कारण तो 0 हो गया, इसके कारण पी कॉस थीटा का कारण अगर यहाँ निकालना चाहता हूं तो पी के बटा आपने क्या बोला? आर स्क्वायर होता है। तो मैं पी की जगह यहाँ क्या लिखूं? पी ही लिखूं या पी कॉस थीटा लिखूं? पी कॉस थीटा, और के जगह क्या रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना? चलो शुरू में कर देता हूँ, के पी कॉस थीटा और बटा आर स्क्वायर। तो आर तो वही है ना, और यहाँ से डिस्टेंस तो आ रही है ना, वही लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या? तो इसके कारण पी कॉस थीटा के कारण इस पॉइंट पे जो होगा वो के पी बटा या पी के कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके कारण तो यहाँ पर 0 हो गया, और पोटेंशियल स्केलर होता है, दोनों को जोड़ने के लिए कोई वेक्टर का दिमाग नहीं लगाना, सीधे ऐड करेंगे, इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही रिजल्ट रह जाएगा। इसका मतलब है कि जो टोटल यहाँ पर पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे वो यही रह जाएगा, पी के कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन निकालना बाकी रह गया। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, पोटेंशियल है। देखो नहीं दिमाग यहाँ रखोगे ना, मैं बहुत गलती पढ़ाने वाला हूँ। आईआईटी का तुम्हारा वो टीआईटी कुछ भी नहीं निकलेगा, ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, कुछ भी नहीं निकलेगा, ध्यान रखो। तुम्हारी बात पी के कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, एक काम करो, ये जब एंगल 0 होगा, कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा? 1, पी के बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ऐसे कर दो, थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 0, पूरा क्या हो गया? खत्म। ये लाइन ऐसे आएगा, तो निरक्षीय पे 0 होता है नहीं होता है? अरे बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? थीटा 180 करो जरा, एक तरफ माइनस चला जाएगा, अरे बोलो, एक तरफ प्लस आ जाएगा, डिपेंडिंग की चार्ज पॉजिटिव किधर है नेगेटिव किधर है उससे डिसाइड होगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन रहेगा पी के कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। क्लियर? लेकिन ये तो एक लाइन में प्रूफ हो गया यार, एक लाइन में आ गया, ये आई बात समझ में? लेकिन जब एग्जाम में आता है कि डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, विभव का व्यंजक प्राप्त करें, तो बगल में लिखा रहता है 3, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इतना जो है सो कि आप करके अगर आप लिख छोड़ के आ जाओगे ना, तो फिर वो 3 मार्क्स नहीं देगा, वो कहेगा कहीं गाइड वर्ड से छाप के सीधे आंसर लिख दिया है। उसको ये बात समझ में नहीं आया कि उसको बच्चे को समझ में आ रहा है या चाहे दिमाग में चल रहा है। तो इसके लिए एक और इसका दूसरा प्रोसेस है, एक और तरीका है, आएगा यही वाला। तो अभी क्या है ना कि जैसे आपको ये दिख गया कि आसान है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। अब एक तरीका क्या है इसको करने का, वो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, और होमवर्क में रोज देता हूँ, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है? फिर आपको सोच के आना है, ट्राई करके आना है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि करना कैसे है। क्लियर? आप देखो डेरिवेशन एक बार खुद से कर रहे हो ना, जो बच्चे भी डेरिवेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेंथ बन रहा है, ठीक है? और जब क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे ना बच्चा, आपसे बिल्कुल वो बेस्ट एफर्ट लगा सकता है, अच्छा सोच सकता है, अगर उसका दिमाग चल रहा है, डायग्राम बना रहा है, एक्सप्रेशन को वो क्लियर कर रहा है, सॉल्यूशन खुद से कर रहा है, तो उसकी गणित अच्छी हो रही है, और फिजिक्स में कैसे गणित का इस्तेमाल करते हैं उसको ये समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे कैलकुलेशन और कैलकुलस एंट्री होगा ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और ज़्यादा, और वो खुद से कर रहा है ना, तो और ज़्यादा उसका दिमाग स्पार्क होता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप नहीं करेंगे तो आपके लिए हमेशा और भारी होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे कि शुरू से आप कर ही नहीं रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, इग्नोर करते जा रहे हो, तो कैसे होगा? ठीक है? तो देखो आपको करना क्या है, चलो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, करना क्या है, ध्यान सुनना, मैं बस आपको रफली फटाफट बताते जाता हूँ। ये इधर से कुछ नोट वोट करने को नहीं मिलेगा, हाँ वीडियो वगैरह में देखोगे तो शायद मिल जाए, अपलोड कर दो तो, अदरवाइज जो है सो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ये रहा बीच वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक होता है ये वाला एल, यहाँ से यहाँ तक ये फिर होता है क्या? एल। क्लियर है आपको?
ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, आर, इसको हम लोग आर बोल रहे हैं। ये वाला एंगल क्या बोल रहे हैं, थीटा। चलो करना क्या होता है कि यहाँ पर जो एक माइनस क्यू चार्ज है और ये जो प्लस क्यू चार्ज है, आपको यहाँ से इन दोनों को आपको मिला देना है। इस पॉइंट से इसको मिला देना है, फिर यहाँ से इसको मिला देना है। गजब गजब, ये हुई ना बात। इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे खींच दो, यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर डालना है ऐसे, यहाँ पे 90 बना सके, और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर खींचना है जो इधर 90 बना सके। क्लियर? अब दरअसल मुझे करना क्या है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ नाम दे देना जो आपको लगे। ये हम लोगों का आर है, इसको बोल देना R1, यहाँ से यहाँ तक को इसको बोल देना आप क्या, R2। आप मुझे बताओ पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V बराबर आप क्या जानते हो, के क्यू बटा आर, जानते हो। तो चलो के, इस चार्ज को ले लो, माइनस क्यू बटा आर, तो यहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R1, चलेगा। ठीक है, फिर तो आगे ये रहा V1 V2, इसके कारण जरा यहाँ पे निकालना कितना आएगा, तो के वो चार्ज कौन सा है, Q, और बटा में क्या रहेगा, R2। कोई दिक्कत? अब मेरे से कोई पूछेगा उस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल बताओ, तो मैं क्या कर दूंगा, V1 प्लस V2 कर दूंगा। क्लियर है सबको? सवाल है कि इसको डिराइव करोगे तो वो कॉस वाला तो आएगा नहीं, तो कुछ तामझाम करना पड़ेगा, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीधे ये तो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू कॉमन निकल जाएगा, R1 R2। ये जो R1 R2 आपको दिख रहा है ना, इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, देखो ये अगर थीटा है ना, तो आप सोच सकते हो ये भी थीटा होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर? अरे बोलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जरा फाइंड कर सकते हो क्या आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, थोड़ा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, बस ये वाला यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर सकते हो क्या, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड कर सकते हो क्या, कर सकते हो, मैं बताता हूँ। ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखो, 90 के सामने वाला ये तो पता है ना आपको भाई, और ये एल है, और ये थीटा तो पता ही होगा, थीटा तो गिवन रहना चाहिए आपको। ये थीटा नोन है, एल नोन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में एक हाइपोटेनस कर्ण पता है, और आपको एक साइड निकालना है, एंगल पता है, कैसे नहीं निकलेगा यार, आराम से आ जाएगा। और ध्यान से देखो तो 90 और थीटा ये बेस है, तो बेसिकली आएगा कितना, आएगा एल कॉस थीटा। क्या आएगा, एल कॉस थीटा। कितना आएगा बोलो। चलो अगर आपको वो प्रॉब्लम कर रहा है या दिक्कत हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पिंक वाला जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक बात कर रहा हूँ, ऐसे सोचो, ये तो सबको समझ में आता होगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसका लेंथ मान लो x, तो आधार x हो जाएगा, कर्ण 90 के सामने l हो जाएगा, आ गया ना एल कॉस थीटा बराबर x। आया कि नहीं आया, एल कॉस थीटा आया। अब मुझे फिर नहीं समझाना पड़ना चाहिए कि सर ये कितना होगा, ये भी एल कॉस थीटा होगा। क्या होगा, तो ये वाला भी एल कॉस थीटा होगा, ये वाला भी एल कॉस थीटा होगा। क्लियर? अब ये जो डाइपोल का जो लेंथ होता है ना, ये तो बहुत कम होता है, ये तो पढ़ने पढ़ाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, आई बात समझ में। तो बेसिकली होता क्या है, करना क्या, थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ध्यान सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, आ गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है, और फिर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो बीच वाला आपको ये दिख रहा है, इसको आप अप्रोक्स इक्वल मान सकते हो, ये वाला और ये वाला इसके इक्वल मान सकते हो। और ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये वाला जो जिसको R1 आप कह रहे थे, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पूरा, इसके बराबर आप मान सकते हो। क्योंकि देखो समझाता हूँ, जब ये डाइपोल बहुत छोटे होते हैं तो ये डिस्टेंस कम होगा, तो इस एंगल के बारे में जरा सोचो, इमेजिन करो, ये एंगल क्या होगा, बहुत कम। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल जब 0 की तरफ जाता है, तो बाकी दो एंगल 90 की तरफ जाते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। क्लियर? तो अगर ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इमेजिन करो बहुत पास में, अरे मॉलिक्यूल में प्लस माइनस के बीच, एटम के बीच का डिस्टेंस मैंने बताया था बहुत कम होता है, तो वैसे इमेजिन करो जब ये बहुत पास में होंगे तो ये एंगल ऑलमोस्ट 0 की तरफ होगा, तो ये वाला एंगल तो और 0 होगा, ये भी और 0 की तरफ जाएगा, हाँ या ना। जब ये सब 0 की तरफ जाएंगे तो जरा बताना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 की तरफ जाएगा। तो आपको पता है ना कि त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके सामने का ये वाला, इसके सामने का पूरा ये वाला बराबर होगा कि नहीं होगा,
ये बात समझ आया? ये वाला एंगल जब जीरो की तरफ जाएगा, ये वाला कोण जब जीरो की तरफ जाएगा, तो ये वाला और ये वाला ये फिर आपस में बराबर होने लगेंगे, नहीं होने लगेंगे। आई बात समझ में? तो जो आपका, ध्यान सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ, जो आपका R1 है, इसको लिखने का क्या तरीका होगा, R1 इसके बराबर माना जाएगा यहां से यहां तक, और इसको बोलोगे क्या, तो ऐसे बोलेंगे, यहां से यहां तक निकाले थे L cos थीटा, हाथ पे ध्यान से देखो, L cos थीटा निकाले थे ये वाला, यहां से यहां तक क्या था, ये तो पता है R था स्मॉल r, तो पूरा मैं क्या, तो मैं पूरा यहां से यहां तक क्या बोलूंगा, R प्लस L cos थीटा, या L cos थीटा प्लस R, आया ना, बोलूंगा। अच्छा, अब थोड़ा जल्दी से दिमाग लगाओ और मेरे को ये बताओ कि मैं इसको क्या बोलूंगा, R2 को क्या बोलूंगा, सोचो, हाँ या ना, अरे बोलो बोलो। ये देखो, एक चीज शायद मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ बोला था ना, नहीं यहाँ नहीं बोला था, बेसिकली मेरे को ये बोलना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक ये वाला और ये वाला बराबर, तो ये पूरा कितना था R, R में से ये वाला घटा दो, कितना आएगा L cos थीटा, तो R माइनस L cos थीटा ये वाला इसके बराबर होगा। ये समझ आया? नहीं है? अरे देखो 90 यहाँ था तो 90 यहाँ होगा, और जब ये वाला एंगल जीरो की तरफ जाएगा तो 90 ये वाला भी होगा, इसके सामने का ये वाला और इसके सामने का ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर मैं, तो R2 किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक के बराबर होगा, यहां तक नहीं आना पड़ेगा, यहां से यहां तक, तो अगर यहां से यहां तक आओगे तो क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे R2 चाहिए था, लेकिन R2 के लिए मैंने इसका सहारा लिया, तो ये है कितना, R में से क्या घटा लो, L cos थीटा, तो ये कितना होगा जल्दी से बताओ, R1 कितना होगा, L cos थीटा प्लस R, ये बताओ R2 कितना होगा, R माइनस L cos थीटा, और ये R प्लस L cos थीटा कर लेना, प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, है ना, बोलो। अब क्या करोगे, R1 R2 की जगह ये वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना है, क्लियर। जब पुट करोगे तो सोच के देखो नीचे ना, जब वैल्यू पुट करोगे तो वो भिन्न का घटाव आएगा, कॉमन लेने के बाद आएगा, एलसीएम लोगे ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक टर्म आएगा L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। L स्क्वायर जहां भी आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, याद करो, जब जब L स्क्वायर आया उसको हमने क्या किया है, इग्नोर कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि ये 2L कम होता है यार, L उसका आधा हो गया, उसका स्क्वायर तो और कम हो गया, तो उसको जीरो कर देते हैं हम लोग, फिर आपका फाइनली वो करते धरते आओगे ना, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, पी के कॉस थीटा बटा R स्क्वायर, यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट्स किया है, ताकि आप जो है खुद से डायग्राम करें, खुद से कलम चलाएं, खुद से एक बार सोच के आए, बना करके आए, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, करके आइए, कल इसको ख़त्म कर लेंगे।